हो गया। चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। ठीक है, ये कलर दिख रहा है ना? ठीक, लिखिए आराम से, जो जो पॉइंट लिखेंगे उसको लिखना है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर हुआ, ठीक है ना? मुख्यालय द हेग। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में 15 न्यायाधीश, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनकी कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषा फ्रेंच और इंग्लिश। कौन बाबू? फ्रेंच और अंग्रेजी होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले, न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय नागेंद्र सिंह थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है ना? नागेंद्र सिंह थे, ये पहले न्यायाधीश में बने थे और अध्यक्ष भी यही थे पहले। ठीक है ना? ठीक है ना? दोनों न्यायाधीश भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बने और अध्यक्ष भी पहला यही था। ठीक है, कोई दिक्कत? इंटरनेशनल कोर्ट का किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय बाबू? किसका मुख्यालय दोस्त, एक बार बता दो। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, और आईएमएफ का मुख्यालय है। यहां किसका है? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, न्यूयॉर्क में है। एक और अच्छा चीज है ना, न्यूयॉर्क में किसका है? हाँ, मान लो, और यूनिसेफ, यूनिसेफ है। इजुल फिजुल बात नहीं बोलना है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी वहां है। ठीक है ना? इतना चीज जानना है इसके बारे में। ठीक है, कोई डॉट? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क ही है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी का में किसका मुख्यालय है? एक वर्ल्ड बैंक का और दूसरा
IMF का, हेग के बारे में तो पूरा पढ़ ही लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो। हाँ? गंदा है तो क्या, साफ कर लो। चल रहा है, जब तो चल ही रहा है। आगे बढ़े। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? 10 केजी। बहुत अच्छा, 60 केजी ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ठीक, भार बदलता है, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। लिख लीजिए, यही कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में गलती बना के आ जाते हैं। लिखे भाई, देखो समझाते हैं। व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 केजी ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है, यह स्थिर रहता है। स्थिर मतलब फिक्स। ठीक है, भार हमेशा बदलते रहता है। भार क्या होता है? बदलते रहता है। भार बराबर क्या होता है बाबू? द्रव्यमान गुना त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर M गुना, ये G के मान, यही G के मान में कमी या बेसी होता है, ठीक है। इसी G के मान में कमी, जिसके कारण कि क्या होता है, भार बदलते रहता है, ठीक है। छोटी वाले G का मान कितना होता है दोस्त? हाँ, मीटर प्रति सेकेंड। एक बड़ी G का मान याद रख लेंगे, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। अगर भार का बात रहेगा तब 1/6, कितना? 1/6। हाँ, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6, ठीक है। पृथ्वी के भार का 1/6, पृथ्वी के भार का 1/6, यानी जितना भार रहेगा आप वहां जाएंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको उतना वजन मिल जाएगा, ठीक है। और द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखना है, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। और ये फार्मूला को याद रखना है, और दोनों फार्मूला, ये बड़ी जी और छोटी जी दोनों का मान याद रखना है। लगे हाथ लिख ले, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का भार 6 गुना 10⁻24 केजी, 6 गुना 10⁻24 केजी, ठीक है। याद रहेगा इतना। बड़ी जी का मान किसने दिया था? कैवेंडिश ने। किसने दिया था बाबू? कैवेंडिश ने। बड़ी जी का मान कैवेंडिश ने दिया था, लिख लिए।
हाँ, जैसे पृथ्वी पर कुछ भी बाहर रहेगा चंद्रमा पर ले जाएंगे उसको 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसलिए तो आप फंस गए ना। द्रव्यमान का बात हो रहा है ना, क्या हो रहा है, द्रव्यमान का बात, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। भार का बात होता तो फिर कट जाता, तब 6 हो जाता, 10 हो जाता। आगे बढ़े हैं। द्रव्यमान वो एक आकार, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स चीज है, ठीक है। द्रव्य वो आकार और निश्चित नहीं है, द्रव्य अलग, द्रव्यमान अलग चीज है, वो कभी चेंज होने वाला चीज नहीं है, वो स्थिर चीज है। बढ़े आगे। किस गुरु ने खालसा पंथ की, एक मिनट रुकना, कुछ ऑप्शन देख लो। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह। आराम से देखना है। सिखों के गुरु, सिखों में कितना गुरु हुआ? 10। पहला नंबर कौन था बाबू? गुरु नानक देव। दूसरा कौन था बाबू? जुट्ठे का देव अंगद। तीसरा, अब हमेशा गुरु गुरु कितना लिखेंगे? रामदास। कुछ हो बोल देते हैं आप लोग। उसके बाद हर गोविंद। उसके बाद हर राय, हर किशन। नम्मा तेग बहादुर। दशवां गुरु गोविंद सिंह। अब देखना जो इंपॉर्टेंट है इनका पेन, इनका जन्म कब हुआ था? पहला है ना, याद रखना है, पहला वाला लास्ट वाला याद रखना है। कब हुआ था? 1469। अब मृत्यु कब हुआ बाबू? 1539। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर। याद रहेगा ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1600 कहाँ? पटना साहिब। मृत्यु 1708। कहाँ? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ नांदेड़? महाराष्ट्र में। अब देखिए, जो अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर ने, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाया था? किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। गुरु अंगद ने क्या किया? लंगर व्यवस्था को बरकरार कर लिया, मेंटेन कर लिया, नहीं, लंगर व्यवस्था को चालू कर लिया, मतलब करवा दिया, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट है बताते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत, पाहुल प्रणाली की शुरुआत लिख देंगे। खालसा पंथ की, खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया? ये दोनों काम गुरु गोविंद।
इन्होंने अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर ना, स्वर्ण मंदिर कहाँ है रे? हाँ भाई अमृतसर में ही है, पंजाब अमृतसर में ही है। इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या कहा? सच्चा पातशाह ने, याद रखना है। इन्होंने भी कहा, हरगोविंद ने भी कहा। कोई दिक्कत? इतना ही जानना है आज, फिर कभी आएगा तो फिर और डिटेल में बताएंगे, ठीक है? बोर्ड भर गया है। लिखिए। ए थोड़ा इधर आके बैठो भाई, क्या कसमकस में जिंदगी जी रहे हो? पहले से ज्यादा समस्या और समस्या बढ़ा रहे हो हैं? नहीं इधर बोल रहे हैं हट जाने की। हो गया? बादशाह हुआ, बादशाह हुआ, सब मतलब हाँ वही समझ के चलिए ना। थोड़ा तेजी से लिखना है। हटा दे बाबू, लिखो लिखो जल्दी लिखो। एक बार में एक शब्द लिखते हैं, कैसे होगा? एक बार पढ़ लिए, दो चार को लिख लिए, ऐसा हैबिट बनाइए। एगो देखते हैं, एगो लिखते हैं, एगो देखते हैं, एगो लिखते हैं, तब तो चलिए आराम से देखना। ये क्वेश्चन अभी 10 साल तक एग्जाम में पूछते रहेगा, ये याद रखना। ये क्वेश्चन अगर कहीं मल्टीपल मतलब 5-6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? हाँ लिखना है। अब जो पॉइंट लिखेंगे उसको ध्यान से लिखेंगे। सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए एक लघु योजना है। लघु योजना है, यह सरकार का एक लघु बचत योजना है, याद रखना है। यह सरकार का एक लघु बचत योजना है। कैसे बचत योजना है? आप कुछ तो पैसा खुलवाएंगे, रखेंगे तो फायदा किसको होगा? सरकार को ही फायदा होगा ना। 500 रुपया रख दिया एक महीना के लिए, सरकार उससे पैसा कमा ली, कुछ ना कुछ 10 रुपया कमाया, लेकिन कमाया। यह योजना बेटी बस पढ़ाओ ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ के तहत चालू किया गया था ना, चालू किया गया था। ठीक है? नहीं, बेटा के लिए क्या है ना, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, इसलिए यहाँ पुरुषों को उतना वरीयता नहीं दी जा रहा है। ठीक है, हम लोग अपने पहले से सीनियर हैं।
यह योजना 2015 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, इसे हरियाणा के पानीपत हरियाणा के, सही है ना, पानीपत से शुरू किया गया। इस योजना में खाता खोलने के लिए कन्या की उम्र, ये इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष से कम होना चाहिए। 10 वर्ष से कम होना चाहिए। और तो कुछ ज्यादा नहीं जानना इसके बारे में। ठीक है, इतना अगर जान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2015 में सुकन्या लाया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें लिख लीजिए एक चीज और है, इसे डाकघर या सरकारी बैंकों में कहीं भी खाता खोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी देखिए, कल वाला एक चीज पूछेंगे तो किसी को याद नहीं होगा। नरौरा कहाँ है? नरौरा विद्युत केंद्र यूपी में। काकरापारा, कायगा, कुंडकोलम, कामिनी, अरे कुंडकोलम कामिनी सब तो वही तमिलनाडु में है ना। कल नहीं बताए थे तो भूल जाते हैं। आधा चीज याद रखते हैं, आधा चीज भूल जाते हैं। पूरा का पूरा चीज याद रखिए, क्योंकि इतना डेली करते रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा आगे। बढ़े आगे। अब सरकार को इससे कैसे बेनिफिट है? मान लीजिए आपके घर में 2 लड़की है, आप दोनों को एक जगह अकाउंट खुलवा दिए, 2 बैंक में खुलवाए, डाकघर में खुलवाए, हजार ही रुपया जमा किए, तो आप पैसा 10 साल के बाद निकालेंगे ना, 20 साल के बाद। तब तो वो पैसा कौन यूज कर रहा है? सरकार ही यूज कर रही है ना। इसलिए लघु योजना है ये सरकार की। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ, पहले खाता है सब। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया था? 1969 में। ठीक है, लिखिए। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया। परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए तारापुर ना, तारापुर कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। तारापुर में
दो रिएक्टर कल पूरा बताए हैं, चालू किया गया, चालू किया गया, ठीक है, 2 रिएक्टर चालू किया गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, क्या था? अप्सरा, याद रखना है, अप्सरा था, जो 1956 ईस्वी में बनाया गया था। बस इतना ही जानना है, ठीक है। और दूसरा जो है वो राजस्थान के कोटा के आसपास खोला गया था, ठीक है। कहाँ? राजस्थान में कोटा के आसपास खोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक, ओके। किसमें? परमाणु ऊर्जा और हाँ, यूरेनियम संवर्धन या प्रोटॉन संवर्धन चालू करके आप इससे मतलब होता है वहां, ये परमाणु रिएक्टर का मतलब वहां बहुत कुछ बनता है, एक्स्ट्रा चीज भी बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, जो तिरंगा झंडा ना स्टगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? वाह, इंदुलाल याग्निक। कौन लाया था? ठीक है, देखिए मैडम भिकाजी कामा ना, पहले लिख लो, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। भारतीय क्रांति की माता क्या है बाबू? भिकाजी लिख देते हैं, रुक जाओ। कभी घर में किताब धोखा चुका से पढ़ भी लिया करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो हम गलत भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं हम समझ पाइएगा। विदेशी धरती पर सबसे पहले 1907 ने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट कहाँ है भाई? जर्मनी। कहाँ है? जर्मनी में झंडा फहराया गया। यही भिकाजी कामा ने फहराया था, ठीक है। भिकाजी कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था।
इनका जन्म 1861 ईस्वी में, इनका जन्म 1861 ईस्वी में महाराष्ट्र के फारसी होना चाहिए, फारसी तो नहीं, पारसी परिवार में हुआ था। ठीक है, बस विशेष नहीं जानना है क्या। ज्यादा जानकारी भी जानलेवा होता है और कम जानकारी भी जानलेवा होता है। बीच वाला कड़ी हम लोग के लिए ठीक है, नहीं हो गया। आगे बढ़े, पूछिएगा विदेश धरती पर सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया? स्टटगार्ट में, जर्मनी में 1907 में। किसने फहराया? मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक है, चलिए। और लाया कौन? इंदुलाल याग्निक ने। अब अलका याग्निक का होगा कोई चचेरा पचेरा भाई। निम्न में कौन सा सदिश राशि है? कौन है भाई? हैं? बल। पहले स्केल, इंटर में अगर कोई साइंस पढ़े होंगे तो स्केलर और वेक्टर समझते होंगे, समझते हैं ना? हैं? ठीक है। सदिश राशि पहले देखिए, अदिश राशि। वे राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, जिसमें न, जैसे चाल, दूरी, ताप, दाब और क्या हो गया? रुकन, चाल, दूरी, ताप, दाब, विद्युत धारा, विद्युत उष्मा, गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा है ना। चलो हो गया इतना। इट इज सदिश राशि, सदिश राशि वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम ना, दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे 3 गो तो यही है, संवेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, etc। इसमें एक वो लिखना, पृष्ठ तनाव इंपॉर्टेंट है, वो पूछ देता है। किसमें? इसमें पृष्ठ तनाव, याद रखना। वर्षा की बूंदे गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये मैं सब बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नहीं 1000 बार पूछा होगा एग्जाम में अभी तक। वर्षा की बूंदे गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, नहीं याद रखना है। आगे बढ़े। इतना अगर आप लोग सीख लेंगे 5-6 महीना तक कंटिन्यूसली, फिर हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग पढ़िए नहीं पाइएगा 3 महीना 6 महीना कंटिन्यू। सबसे बड़ा समस्या यहाँ ये है नहीं। हाँ, अगर ये सोचते हैं कि हम सबको खुश रख के नौकरी ले लेंगे तो ये संभव नहीं है। ये चीज दिमाग से सब निकाल दीजिए।
सब काम करके हम नौकरी ले लेंगे, ये संभव नहीं है कि मौसा मौसी चाचा चाची फूफा फूफी को भी खुश रख लेंगे, शादी में चले जाएंगे, मरकी में चले जाएंगे और नौकरी भी ले लेंगे, ये संभव नहीं है। घर का काम तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करेगी कौन करेगा? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। इसको क्या बोलते हैं बाबू? लघु संविधान। इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान। मौलिक कर्तव्य अभी कितना है? मौलिक कर्तव्य कितना है बाबू? 1976 तक कितना था? 1976 में 10, 1976 में 10, पहले नहीं। और प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में 0। याद रखना, प्रारंभ में 0 था, 1976 में कितना हो गया? 10। किसके कहने पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति न की अनुशंसा पर, की अनुशंसा पर, ठीक है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन संशोधन 2002, ये याद रखना है। मौलिक कर्तव्य लिए कहां से हैं? कहां से? सोवियत संघ ना, सोवियत संघ, जिसको हम लोग आज रूस कहते हैं ना। मौलिक कर्तव्य है कहां? मौलिक कर्तव्य है कहां संविधान में? भाग 4 के क में, ए में, और आर्टिकल 51 ए में। कोई दिक्कत है? 36वां संविधान संशोधन क्या हुआ बाबू? कल भी पढ़ाए हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। कल पढ़ाए हैं पूर्ण राज्य का। अभी कोई लबर नहीं करेगा बीच में। 35वां में क्या हुआ था? हाँ, एक मिनट, 1975 ना। और 74 में, 35वां में क्या हुआ था? सहराज्य ना, 1974। 44वां में क्या हुआ था बाबू? कब हुआ? पहले कब था ये 44वां? 1978 में ना। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, मौलिक अधिकार से हटा के कहां ले गया? विधि का अधिकार। नहीं, लिख लीजिए इसमें, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, कहां से कहां चेंज कर दिया? 31 से हटा दिए, 300 के ए में रखे। 31 से चेंज कहां? 300 के ए में ले गया। इतना चीज याद रखना है, ठीक है। 31 से हटा दिया और 300 के ए में रख दिए, ठीक है। अब मौलिक अधिकार कितना? हाँ, प्रारंभ में
मौलिक अधिकार, एक के चीज में ये लोग मौलिक अधिकार 7। वर्तमान 6, याद रखना। अभी 6 को है, एगो हटा, कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। कहां से कहां चला गया? एकदम ढेरों बार पूछता है ये क्वेश्चन, भर भर के पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कहां से कहां ले गया? 31 से 300 के ए में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। कब बाबू? 1978 के, मोरारजी भाई देसाई के कार्यकाल में, ठीक है। चलो, हो गया। ये बहुत बार ये 42वां, 44वां, 36वां, 35वां, एकदम जब जब एग्जामिनर का मन होता है, खुश होता है तो पूछ देता है। इसलिए ये सब याद रहना चाहिए, एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान, देखो जैसे स्थिर ताप हो गया, याद रहे, पकड़ने का है। इस तापमान क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है। तो बॉयल का नियम जो है ताप पे लागू होता है, याद रखना। किस पे? ताप पे, बॉयल के नियम से। स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके नियम? बॉयल। यानी कि बॉयल का नियम से संबंधित है? ताप से, ताप से संबंधित। कोई दिक्कत है? चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर, किससे? दाब से। ग्राहम का नियम गैसों का विसरण, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? ग्राहम ने। गैसों के विसरण। लेनुसका का नियम क्या है? स्थिर आयतन पर, आयतन जब किसी चीज का ऐसा रहेगा तब यह लागू होगा। स्थिर आयतन पर, स्थिर। एक और लिख देते हैं, एवोगाड्रो का नियम, ठीक है। चारों हो गया। एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का नियम। हाँ, ये किस पे होता है? ताप और दाब दोनों पे। स्थिर ताप और, स्थिर ताप और दाब दोनों पर। एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है बाबू? 0.2 गुना 10⁻³ नहीं, 2 भी लेके चल सकते हैं, 23। ये याद रखना है। इसको एक मोल की संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मोल की संख्या, एक मोल की, ठीक है। इसको एक मोल की संख्या भी बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या को, ठीक है। एक बार ये डाटा मिला लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। 6.022, कहीं कहीं 3 भी लिखा रहेगा तो हिम्मत नहीं हारना है, वही हुआ, ठीक है ना। 6.022 10⁻23। आगे बढ़े, बढ़े आगे। काय लिखेगी? तुम तो पढ़ने में तेज है। क्या दिक्कत है क्या? सविता, बिहार पुलिस बनिए, एकदम मारना है, याद रखना है मन में। तुम आइए बिहार पुलिस बनने के लिए, हैं? चल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ठीक, दादा भाई। चल लिख, राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास
तुम लोग जो गप करती है ना इसलिए गलती लिखा जाता है, गप मत क्या करो, अब फिर भूल भी जाते हैं हम। पहला प्रयास 1800 दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में क्या? इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति कहीं कहीं 66 देगा, इसे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। कितना बताया? साला 20 टका तो अभी सबका खर्चा है, 20 से ज्यादा 80 रुपया सबका खर्चा है, उसने 20 रुपया प्रति व्यक्ति का बताया था, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, समिति देखो खेला शंभू जी बोल, लिखा दे क्या? और ये वोटा, अच्छा कोई बात नहीं है। यार व्हील बनिए एकदम मारना है। हम बोले तुम दरोगा बनो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनो और बड़ा चीज बनो। टीचर के लिए सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, याद रखना है। अगर इनको बोल रहे हैं तो मतलब सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनली इसी को बोल रहे हैं। 9:54 AM कहाँ चला गया शंभू जी? इनॉट अब क्या करेंगे? अपने आ जाएगा। आ नहीं रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है ना, अभी दिखा। अरे आज से तो IPL भी स्टार्ट है ना, 28 से कि 25 से? इतना में ही बंद कीजिए इसको। हाँ? आ नहीं आ रहा है ये, फिलहाल लिखिए, कहाँ लिखा रहे थे लिखिए। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। ये तो कल का ही आ गया। देखिए मिट गया ना। फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय आय
समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। चलिए अब नहीं, कुछ नहीं है, इतना जान पढ़ के आइएगा आप लोग कल। CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा।